नमस्कार दोस्तों, आप लोग इस समय सभी लोग सीटेट की प्रिपरेशन में जी तोड़ मेहनत से लगे होंगे, क्योंकि इसको एग्ज़ाम बहुत जल्द शुरू होने वाली है। आई थिंक 16 दिसंबर से और 12 जनवरी 2023 के बीच में इसकी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं। आप सभी लोग कोचिंग के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से या जिसके पास जो भी फैसिलिटीज़ हैं प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि सीटेट टेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो गया है। अब जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक पीआरटी या जो भी आपके बेसिक के जो स्कूल्स हैं, यानी कि आजकल तो सेंटर में टीजीटी तक में भी इसको कंपलसरी कर दिया गया है। और इसे आप सभी को पता है कि एक बार क्वालिफाई करना होता है, और लाइफ चलने वाला होता है। ये इसका जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, उसी से आपके लिए कुछ मटेरियल मैथ का अवेलेबल कराया जा रहा है हमारे चैनल अननोन टू नोन के माध्यम से। आप इसे देखें, और अगर आपको लगे कि आपके प्रिपरेशन में कुछ हेल्प कर सकता है, आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, तो वीडियो पूरा देखें। अगर अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब करें। तो ये सीटेट एग्ज़ाम के जो भी कैंडिडेट्स हैं, और ऐसे कैंडिडेट मैं बता दूं आपको कि जो इसका 2 पेपर होते हैं, एक 1 to 5th, एक 6 to 8th। तो 1 to 5th ऐसा कॉमन एग्ज़ाम होता है ये सभी के लिए। सारी चीज़ें सबको अटेम्प्ट करनी पड़ती हैं, कुछ लैंग्वेज को छोड़ के। कोई हिंदी लेता है, कोई संस्कृत लेता है, कोई उर्दू लेता है ना, कोई तो उसमें तो एक चॉइस रहती है। बट जैसे कि मैथ्स है, साइंस है, एनवायरनमेंट है और पेडागॉजी है, इसमें कॉमन चीज़ें होती हैं। मैथ्स सबको करनी होती है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ में अधिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो हमारा वीडियो देखें। सीटेट की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग उनके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है, और प्रैक्टिस सेट या कैसा एग्ज़ाम में पेपर आ सकता है उसके क्वेश्चन और उनका सलूशन भी हमारे चैनल अननोन टू नोन के माध्यम से आज तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन्हें देखें, और अगर लगे रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो उसका लाभ उठाएं। चलिए देखते हैं सीटेट के लिए जो भी संभावित क्वेश्चन मैथ्स के हैं वो कैसे होते हैं। तो हाँ, ये मैं बता रहा था कि 1 to 5 के लिए तो मैथ्स सभी को करनी होती है। 6 to 8 में जो आर्ट्स या बीए आफ्टर बीए के बाद जिन्होंने बीएड किया होता है उनके लिए मैथ साइंस ना आके उनके लिए जो जैसे कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये क्वेश्चंस आते हैं। जूनियर में आपको मैथ सभी के लिए कंपलसरी नहीं होता है, केवल साइंस ग्रुप के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होता है। तो प्राइमरी सभी के लिए क्या है ज़रूरी है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन लोग मैथ स्ट्रीम के नहीं रहे हैं, साइंस स्ट्रीम के नहीं है, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ऐसी कंडीशन में कभी कभी ये पाया गया, बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि मैथ की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैथ सेक्शन को स्ट्रांग करने के लिए, मैथ सेक्शन में क्वालिफाई करने के लिए, मैथ सेक्शन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमारे साथ जुड़ें, हमारा वीडियो देखें। चलिए देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस सेट है एक। तो ऐसा एक ट्राइंगल बना हुआ है ABC, और एक एंगल ये गिवन है आपका 105 डिग्री, और इसमें पता करना है, ये बताया गया है AB = AC और फाइंड एंगल BAC। इसमें जो गिवन है आपकी इंफॉर्मेशन दिया, ये डायग्राम दिया है,
ठीक है, ऐसा एक डायग्राम दिया गया, यहाँ पर आप चाहो तो डी लिख लो। ठीक, ए बी सी ये ट्राइंगल है और इसको प्रोड्यूस कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया है बी सी को डी तक। तो ये जो एंगल बनता है इसको एक्सटीरियर एंगल या बहिष्कोण कहा जाता है। तो ये अभी इसकी बेसिक चीज़ें बहुत से बच्चों को क्लियर होंगी, बहुत से बच्चों को नहीं होंगी, तो मैं अभी इसको आपको क्लियर कराता हूँ। इसमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, और ये एंगल आपको गिवन है ए सी डी। इसको आप एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हो या बहिष्कोण बोल सकते हो। ठीक है, बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल। ए सी डी ये जो बाहर की ओर ट्राइंगल के बाहर की ओर एंगल बनता है इसको बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, और ये गिवन है आपका 105 डिग्री। क्लियर, ये इन्फॉर्मेशन है, ये मैं ना लिखूं तो भी इसी से क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जिससे आसानी से क्लियर हो सके। एक चीज़ तो ये, और हमें फाइंड करना है एंगल बी ए सी। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है कि ये वाला हमारा जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखते हैं, जब ऐसा कोई ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, ये गिवन और ये गिवन है, ठीक है, तो जब दो साइड इक्वल होती हैं तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु। द्वि मतलब दो भुजाएं जिसकी बराबर हो तो उसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसो मतलब दो साइड इक्वल हो जिसकी। ठीक है, तो जब दो साइड इक्वल होती हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप देख लें। जैसे ये साइड तो इसके सामने का एंगल ये वाला, ये साइड तो इसके सामने का एंगल ये वाला, ये जो एंगल हैं ये हमेशा इक्वल या बराबर होते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, अब तो एक ये चीज़ हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा कोण जो होंगे ये बराबर होंगे। अब यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है इसका रोल क्या होता है, तो जैसे कोई भी आपके ट्राइंगल बना है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है। एक चीज़ तो ये, जैसे ये ए बी सी दिया है तो एंगल यहाँ डी दिया है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल ए सी डी। एक चीज़, ये जो बाहर वाला बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल होता है ये अपने से दूर जो दो एंगल बन रहे हैं ये वाले और ये वाले, ठीक है, इसका नहीं यूज होता है कहीं पर। जहाँ पर बन रहा है तो उससे जो दूर दो एंगल हैं उनके सम के बराबर होता है। अब ये इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। अगर इधर बन रहा है तो इसको छोड़ के फिर इन दो एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये आपका 105 दिया है, इसका मतलब इसका और इसका सम 105 होगा। एक चीज़, दूसरी ये कि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये इन दोनों के बराबर होता है, और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। यानी कि आप समझ गए आप कि ये दो इसके बराबर है तो इन दोनों का सम कितना हो गया 180। और वैसे भी होता है ये रेखीय युग्म है या लीनियर पेयर एंगल है तो इनका सम 180 या 180 होता है। तो ये अगर एंगल आपका 105 दिया है तो ये जो इसका इंटीरियर एंगल है ये हो जाएगा 75। मतलब एंगल अगर ए सी बी आपको फाइंड करना होता तो ये कितना हो गया 75। आया कैसे 180 माइनस 105, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 हुआ तो 180 में जब आप 105 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 75। और अभी आपको बताया गया है कि ए बी और ए सी अगर इक्वल हैं, ये गिवन है, तो एंगल जो बी और सी होगा वो इक्वल होगा। ए सी भी 75 है तो ए बी सी भी 75 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब दो एंगल जब बता के हो गए आपको, ये 75 ये 75। अब एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा दें, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180। ए पता करना, ए है क्या, चाहे इसको हम बी ए सी लिख लें जो यहाँ पर लिखा था, इसको बी ए सी लिख लें या ए लिख लें। ये हमारा 75 है और ये 75 है, इक्वल टू 180 आ गया। तो जो एंगल बी ए सी है वो हमारा क्या आ जाएगा 180 माइनस 150, क्योंकि इनको हमने ऐड किया 150 आया, उधर सब्ट्रैक्ट कर दिया 30 आ गया। ये सिर्फ इसलिए इतना टाइम लग गया क्योंकि आपको पूरा बेसिक से इसको समझाने की कोशिश की गई, अदरवाइज ये
आपको पता था ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये कितना निकल आता तुरंत ये देखा आपने, एक्चुअल एंगल 105 है, ये 75 हो गया। अब ये 75 हो गया तो ये 75 हो गया, तो अब ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बस इतना सा करना था आपको, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन दूसरा, अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है ये लिखा है यदि b माइनस ए का 30% का 30% इक्वल है a प्लस बी या b प्लस ए का 18%, तो a इज टू b पता करना है। तो a इज टू बी पता करो। अब यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है, b माइनस ए प्लस बी, प्लस में a प्लस बी लिख दें या b प्लस ए लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर जो लिखा है b माइनस ए लिखा है, अगर a माइनस बी लिखा होता तो वो अलग चीज़ होती, b माइनस ए लिखा है तो ये अलग चीज़ है। इसका मतलब हुआ b माइनस ए गिवन है, b इज ए ग्रेटर नंबर देन a की वैल्यू से b की वैल्यू अधिक है, तो ये जो रेशियो आएगा बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा, पहली चीज़। अब इनको हमें फाइंड क्या करना है, देखो आसान सी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ध्यान से देखिए। आपको इस पर अभी नहीं फोकस करना है, छोड़ दीजिए इनको। ये कितना परसेंट है, 30, ये कितना 18, दोनों परसेंट मान लीजिए आपने कैंसिल हो गए, ये 18 ये 30, 6 से दोनों डिविजिबल हैं, मतलब ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, यहाँ 3 आया, यहाँ 5 आया। अब आप बस इतना ध्यान कर लें, या तो आप ये कर लें, ऐसे दो नंबर ढूंढ लें कि जिनको प्लस करने पे 5 आए, माइनस करने पे 3 आए, तो आसानी से पता कर सकते हैं 4 और 1। क्लियर, मतलब B4A1, 4 + 1 5, 4 - 1 3, दो नंबर हो गए। तो ये हमारा जो रेशियो आएगा क्या आएगा, 1:4। क्यों, ये 5 और 3 आया। आपको करना क्या है, एक में सम दिया, एक में डिफरेंस दिया। अब इस पर भी ना जाए कि प्लस में 3 दिया, ये अपोजिट है, इक्वल तभी होगा। माइनस का 5 टाइम्स प्लस का 3 टाइम है, तभी होगा जब ये अपोजिट होगा, यानी प्लस में 5 आएगा, माइनस में 3 आएगा, तो वैल्यू क्या हो गई, 4 और 1। 4 1 आप प्लस करोगे 5, 4 1 माइनस करोगे 3, तो A:4, A:2 भी हो गया, 1:4। अगर B अनुपात A पूछता तो हो जाता 4:1। एक तो ये चीज़ हो गई, जैसे मैंने नंबर आपको बोल दिया कि आप ढूंढ लो कि प्लस करने 5 माइनस करने पे 3। अगर कोई बड़े नंबर होते, हो सकता टाइम लगता, तो आप क्या करो, 5 3 आया, इनको प्लस करके हाफ कर दो, 5 3 8, हाफ किया 4, 5 3 को माइनस कर दो 2, हाफ कर दो 1, यानी जो नंबर है प्लस करके हाफ कर दो, फिर इन्हीं नंबर को माइनस करके हाफ कर दो, जो रिक्वायर्ड नंबर है या जो रिक्वायर्ड रेशियो है आपका आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर आपके लिए क्या आ गया, 1:4 या 1:4, A/B बराबर हो गया 1:4। आ गया होगा समझ में। दो संख्या 3 और 4 अनुपात में उनके मासा लासा का गुणनफल इतना दिया है, तो संख्याओं का योगफल बताना है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, इन्हें देखें और करें, ट्रिक से कैसे आसान से क्वेश्चन हो जाते हैं। दो संख्याओं या दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, 4 के अनुपात में हैं, इनके मासा व लासा के गुणनफल 2028 है, तो बताना है संख्याओं का योग बताना है। संख्याओं का योग है या होगा, ठीक।
अब ये देखिए, इसके लिए अगर आपने लासा मासा के बारे में पहले से पढ़ा रखा है तो आपको निश्चित रूप से इसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में पता होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है लासा मासा निकालना अलग बात है। लासा मासा से रिलेटेड जब दो नंबर दिए हों, लासा मासा दिया हो, उसमें से कुछ भी एक चीज़ फाइंड करनी हो, दो नंबर में से एक नंबर मिसिंग है तो नंबर फाइंड कर सकते हो, मासा मिसिंग है तो मासा फाइंड कर सकते हो, लासा मिसिंग है तो लासा फाइंड कर सकते हो। उसके लिए हमें ध्यान क्या होता है, क्या चीज़ है, उसकी बेसिक चीज़ होती है पहला नंबर या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा इंटू मासा। ठीक है, अब हमें संख्या नहीं दी है, बस ये दिया है कि 3:4 के अनुपात में है, तो इसमें सेम यूनिट से मल्टीप्लाई कर ले। 3x ले लिया और 4x ले लिया। ठीक, x ले लिया, अनुपात दिया था, x उनके साथ आ गया 3x इंटू 4x, और ये इनका गुणनफल डायरेक्ट दिए ही है आपको इतना, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर इक्वल टू 2028, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2028/12। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब अगर इसको हम x फाइंड करेंगे, पहले तो हम इसको डिवाइड कर लें 12 से। ठीक है, तो पहले 1 बार जाएगा, 8 बचेगा, 2 फिर 6 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, यानी इसको डिवाइड करने पर 169 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा x आ गया 13, इसका हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 इंटू 3 13 इंटू 3 13 इंटू 4 52। अब इनका सम पूछा गया या संख्याओं का योग पूछा गया तो इनको आप प्लस कर दो, तो ये हो गया 91। ठीक, करेक्ट, ये आंसर हो गया। अच्छा, जब नंबर में रेशियो गिवन है और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट गिवन है तो आपको फाइंड तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, x फाइंड कर लिया, x का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगर सम बोला गया तो आपने प्लस कर दिया। हाँ, यहाँ पर ये आप कर सकते हो, जैसे कि हमने 13 का 3 से किया, 13 का 4 से किया, बाद में ऐड किया, तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा सा ये अपना टाइम बचा सकते हो कि जो रेशियो गिवन है उनको प्लस कर लो। x कितना आया था 13, क्योंकि हमें संख्याओं का योग सम ऑफ द नंबर फाइंड करना है, तो इन रेशियो को हमने प्लस कर लिया, कितना आया 7, और जो x की वैल्यू आई थी 13 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 91। तो ये आप दो बार मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, उससे अच्छा रेशियो प्लस करके जो x की वैल्यू आई उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बताया जाता है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 बढ़ जाए और विक्रय मूल्य भी उसी समय 30 बढ़ जाए तो लाभ कितना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य या सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य हमने ले लिया 100 रुपये, विक्रय मूल्य यानी 20% लाभ हो रहा था उसको एसपी बोलते हैं उसको, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 120। बोल रहा है अगर क्रय मूल्य 50 रुपये बढ़ जाए, क्रय मूल्य 50 बढ़ जाए और अगर सीपी ₹50 बढ़ा दी जाए या बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा, पहले 100 था, 50 और बढ़ गया तो कितना हो गया 150। और एसपी बोल रहा है, ठीक, एसपी अगर बोल रहा है कि 40 बढ़ जाए, एसपी ₹40 बढ़ जाए तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा। तो अगर ये पहले से 120 था, अब 40 और बढ़ गया तो कितना हो गया 160। देखिए प्रॉफिट होता है या लॉस, तो इसके लिए हमें क्या देखना होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस या सीपी बोलते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस या एसपी बोलते हैं। तो जब एसपी ग्रेटर होता है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट होता है, क्लियर, यानी लाभ होता है। इफ अगर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन आपको लॉस होगा। ठीक, इतनी चीज़ याद रखिए, यानी हानि होगी।
तो यहाँ पर पहले हमारा 100 था तो 20% लाभ हो रहा, तो 120 हो गया। बोल दिया गया कि उसका क्रय मूल्य, वस्तु की कीमत 50 रुपये बढ़ गई और जो विक्रय मूल्य है वो 40 रुपये बढ़ गया, तो कीमत हो गई 150 और बेचा कितने में, 160 में। तो क्या हुआ, एसपी बढ़ी है, तो प्रॉफिट होगा। अब कितना होगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। देखिए हमारे चैनल अननोन टू नोन पर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के कई वीडियो पड़े हैं। अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है तो हमारे चैनल अननोन टू नोन को एक बार पूरा उस पर जो भी टॉपिक या चैप्टर पढ़े हैं उनको बेसिक क्लियर करने के लिए एक बार अवश्य देखें, तो ये सारी क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। तो जब ये प्रॉफिट हमारा होता है एसपी माइनस सीपी, तो 160 माइनस 150 आपने किया तो 10 आ गया। और प्रॉफिट जो परसेंट पता किया जाता है तो ये प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100, ठीक, ये 0 कैंसिल हो गया। 100 अपॉन 15 ये 5 3 या ये 20 अपॉन 3 यानी 6 होल 2 अपॉन 3% का उसको प्रॉफिट हुआ। पहले कितना हो रहा था, 20% का। सीपी बढ़ गया 50 रुपीज़, एसपी बढ़ गया 40 रुपीज़। तो सीधी सी बात है, जब उसकी दाम बढ़ गए, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस भी बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितना सीपी या क्रय मूल्य बढ़ा था, तो निश्चित रूप से जो प्रॉफिट परसेंट है वो लेस हो जाएगा पहले से। तो अब इतना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो जो लोग पहले से मैथ स्ट्रीम के रहे हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जो प्रिपरेशन किए रहते हैं एसएससी की, बैंक, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है मैथ में। बट जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अभी प्रिपरेशन नहीं किए हैं, अभी टेट फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, या अभी उन्होंने बीएड या बीटीसी में एडमिशन लिया है, उन्होंने भी अप्लाई कर रखा है, ये अर्थमेटिक के चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए मैथ अगर प्रॉब्लम उन्हें आ रही है तो हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब करें और उसमें मैक्सिमम जो भी चैप्टर हैं आपके सीटेट में जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीडियो पढ़े हैं, उनको देखें, निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है, आसान सा क्वेश्चन है। 272 स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्गमूल निकालना आता होगा। वर्गमूल का भी हमारे चैनल अननोन टू नोन पर 1-2 वीडियो पड़े हुए हैं, बेसिक से लेके सारे, कैसे उनका वर्क करते हैं, कैसे वर्गमूल निकालते हैं, उसके आसानी से कम समय में टिक्स मेथड से कैसे स्क्वायर किया जाता है, कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, सब कुछ बताया गया है। अगर आपको इसकी बेसिक नहीं पता है तो वो वीडियो से आप जरूर देखें, अदरवाइज इसको देखें। देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक तो इसमें वर्गमूल निकालना है, दूसरा एक नंबर सिस्टम या एलजेब्रा उसका भी यूज है इसमें। ये है हमारा ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो आप कहने का मतलब ये आइडेंटिटी तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका यूज़ होगा जिनको अभी तक इन्होंने इसके बारे में जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है, ठीक, तो उनके लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज आप इसको एक बार प्लस कर लें, एक बार माइनस कर लें। तो एक बार 272 प्लस 128 किया और इसको 272 माइनस 128 किया, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो ये हो गया आपका 400 और ये हो गया 144। ठीक, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इतना तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब हमें करना है क्या है, इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसका वर्गमूल निकाल लोगे। तो ऐसा गलती ना करो, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है कितने का, 20 का। ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 12 का। ठीक है, तो 20 इंटू 12 आप कर दो, क्या हो गया 240। ठीक, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते थे, अगर आइडेंटिटी नहीं आती तो पूरा इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर माइनस करो। तो माइनस करने में जो नंबर आएगा इनके प्रोडक्ट इक्वल आएगा, फिर उसको वर्गमूल निकालो या स्क्वायर रूट निकालो। तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कैलकुलेशन भी लंबा चौड़ा हो जाएगा। जितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करोगे उतनी ज़्यादा मिस्टेक होने की चांस रहेंगे। तो आपको जैसे बताया गया उसे करने की कोशिश करिए। ठीक है।
देखते हैं और इसके क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ज्योमेट्री में सर्किल से रिलेटेड है। ऐसे एक पहले सर्किल बना है, एक ये ऐसे गई इसकी स्पर्श रेखा, और एक ये इसको बोलते हैं छेदक रेखा। ये है आपका P, ये B, ये T। ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है भी, ठीक है। ये वृत्त है और वृत्त में एक ये स्पर्श रेखा दी है PT, जिसकी लंबाई 5 दी है। ये एक छेदक रेखा, इसको बोलते हैं टेंजेंट, इसको बोलते हैं सेकेंट इंग्लिश में, हिंदी में छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक। तो इसका एक ये थ्योरम होती है PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB, मतलब ये स्क्वायर इक्वल टू ये इंटू ये पूरा, ठीक है। तो PT कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, लिख दें, और होल स्क्वायर कर दें। PA कितना है 3। अब PB हमें कैसे पता करना है, PA 3 है तो ये अगर हम x लेंगे तो PB हमारा हो जाएगा 3 + x, इतना 3 और ये x, तो पूरा कितना हो जाएगा हमारा 3 + x, ठीक है। तो ये हो गया ये सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में तो आप अपान में कर दो 3 सेंटीमीटर और ये लिख दो 3 + x। सेंटीमीटर से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा 25/3 सेंटीमीटर, और ये जो 3 अब इधर इसको ट्रांसफ़र कर लो तो माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 आ गया, ये भी सेंटीमीटर था, तो ये क्या हो जाएगा 25 - 9 = x, तो ये आ गया आपका 16/3 सेंटीमीटर। जो x आ गया हमारा क्या आ गया 16/3। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये जो आपका दिया है इसकी एक ये थ्योरम होती है, इसको याद जरूर रखना है, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB, ठीक है। इसे आजकल सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन ही कंपटीशन में नहीं आते हैं, आजकल अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सभी चीज़ों को आपको पढ़ के तैयार करना है अगर आपको 30 में मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं मैथ सेक्शन में तो, ठीक है। अब आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है ABCD समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी कि इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ठीक। समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है, जैसा कि आप आयत के बारे में अगर जानते हो तो उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। मतलब ये होता है इसमें क्या होता है, ये भुजा इसके पैरेलल होती है और ये भुजा इसके पैरेलल होती है। ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है समांतर चतुर्भुज। और जो ये इसके विकर्ण होते हैं समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये जैसे मान लीजिए A B C D, ये O आ गया, तो OD = OB एंड OA = OC होता है। मतलब जो विकर्ण होते हैं या डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाला पार्ट इतना इसके इक्वल होता है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें लाइन कम ज़्यादा कर लूँ क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन ना हो जाए कि 2 2 है तो ये वाला इक्वल बता दिए सर ने, ऐसा नहीं है। अब इसमें गिवन क्या है ये देखिएगा, DAC 32, DAC ये वाला एंगल दिया है 32 डिग्री, DAC 32 और AOB 70, AOB 70 ये वाला एंगल।
डी बी सी फाइंड करना है आपको, डी बी सी फाइंड करना है, डी बी सी बराबर होगा, ठीक, मतलब डी बी सी मतलब ये वाला एंगल, डी बी सी को फाइंड करना है आपको। अच्छा आप देखिएगा, जैसे ये जब बताया गया पैरेललोग्राम है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो बन रहा है आपका ऐसा जेड टाइप का जब बनता है पैरेलल में ऐसे, तो ये वाला एंगल इसके हमेशा इक्वल होता है। तो ये अगर 32 दिया है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 32, सॉरी 320 लेके कितना हो गया 32, ठीक। और अभी बताया गया था हमने 22 कोण वाले में, जैसे कि ये मान लीजिए त्रिभुज है या ट्राइंगल है, इसका ये एंगल अगर 70 है तो ये बन गया इसका एक्सटीरियर एंगल या 22 कोण त्रिभुज या लीनियर पेयर, तो ये अगर 70 है तो ये हो जाएगा 110, ठीक है, क्योंकि एक लाइन पर ये जो इतने भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं इनका सम 180 होता है। तो अब ये ट्राइंगल आ गया कौन सा आपका, आप क्या देख रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ बी सी, ये आपका ओ, ये बी, ये सी, तो एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, ये आ गया 110, सी आ गया 32, बी यानी कि डी बी सी, अब इसको आप डी बी सी बोल सकते हो, ओ बी सी भी बोल सकते हो, एक ही बात है, एंगल बी लिख सकते हैं इसको इक्वल टू 180, तो ये हो गया 142, तो जो हम बी फाइंड करेंगे तो ये हो गया 180 माइनस 142, एंगल बी इक्वल टू हो गया 38 डिग्री, तो ये आ गया इसकी वैल्यू, एंगल बी आपने फाइंड कर लिया। इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ने के लिए इससे भी रिलेटेड, हाँ मैंने एरिया एक चैप्टर पढ़ाया है, उसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, इसको और आपका सर्किल के बारे में बताया हुआ है। तो इनकी बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं है तो हमारे चैनल अननोन टू नोन में इसको सब्सक्राइब करके एरिया का चैप्टर आप देख सकते हो, तो इसमें सारे डिटेल्स बताया गई बेसिक चीज़ें। अब आगे क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसे दिया गया है 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7, ऐसे ऐसे करके गिवन है 1 माइनस 1/100, ठीक है। तो इसके देखो आंसर तो बड़ा ठीक से पता चल जाता है। अब मैं इसको आपको एक दो स्टेप करके बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आप ये 1 माइनस 1/5 है तो आप ऐसे करते होगे, एलसीएम 5 1 जा 5 माइनस 1 4/5। अगर यहाँ पर 1 लिखा है और आगे नंबर फ्रैक्शन में लिखा है, भिन्न में लिखा है, तो यहाँ अगर प्लस है तो इन दोनों नंबर को प्लस कर दो, यहाँ अगर माइनस है तो इन दोनों नंबर को माइनस कर दो। 5 में 1 किया 4, अपान में जो लिखा है वही लिखा जाता है, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो। अगर प्लस होता तो ये 6/5 हो जाता। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5/6, यहाँ क्या हो जाएगा 6/7, ये ऐसे चलता रहेगा और ये हो क्या जाएगा आगे जाके लास्ट में 99/100, ठीक, क्लियर। सारे नंबर यहाँ जब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो अब जब मल्टीप्लाई में है तो ऐसा ऊपर नीचे का नंबर कैंसिल होता है, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये नंबर सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ न्यूमरेटर या अंश की प्लेस पे क्या बचेगा, पहला नंबर जो 4 आया है, और डिनोमिनेटर यानी हर की प्लेस पे क्या आएगी, जो लास्ट नंबर है, तो क्या हो गया 4/100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/25, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे ध्यान कर सकते हैं, इसका फर्स्ट इसका लास्ट अपॉन, बस आंसर आ जाता आपका, ठीक है। अब और देखते हैं इसके क्वेश्चंस जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं।
जैसे वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 33275 इतनी संख्या दी गई वो है, और इसमें बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इसमें गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, घन बन जाए या वर्ग बन जाए, गुणा करने पे या भाग करने पे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। कोई एक संख्या दी है, यहाँ 5 डिजिट दी है, 6 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, या ऐसे बोल सकते हैं बड़ी से बड़ी 5 डिजिट की या छोटी से छोटी, तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसी संख्या दी है, इसमें बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे इसमें हम गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाए। तो ये जैसे संख्या विषम है, इकाई के अंक में 5 है, तो ये निश्चित है कि 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 छक्का 30, 3 32, 5 छक्का 30, 2 27 पचम 25, पचम 25। ठीक है, अब फिर 5 आ रहा है तो फिर 5 से हो जाएगा, 1 15 31। अभी 5 से नहीं कटेगा, अभी 11 का क्यूब है तो 11 से कटेगी, इतने बार में, इतने बार में और इतने बार में। ठीक, ये हो गया आपको। अब इसमें पूछा गया किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो याद रखना है, जब घन बनने की बात हो, जो भी इसके मल्टीपल्स आए हैं, यहाँ पर फैक्टर आए हैं, वो 3 के पेयर में आने चाहिए। जैसे 11 1 2 3 बार आ गया तो ये तो घन के फॉर्म में हो गया। 5 हमारा कितने बार आया, 2 बार। हमें घन बनाना है, चाहिए कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार लाने के लिए यानी कि इसमें हम 5 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तुम्हारा उत्तर क्या हुआ, 5। यानी 5 ऐसी छोटी से छोटी संख्या, मान लो और नंबर तो बहुत से मिल जाएंगे जिससे गुणा करेंगे 5 से बड़े होंगे, लेकिन छोटी से छोटी पूछी गई तो 5 ऐसी छोटी छोटी संख्या है जिससे अगर हम इस गिवन नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। हाँ, अब एक क्वेश्चन इसका ये बनता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे भाग करने पर ये संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो जो घन है उसको तो छूना ही नहीं है, अभी भी नहीं, हमने 11 को टच किया था। जो घन नहीं बन रहा है यानी जिस नंबर के 3 मल्टीपल्स नहीं आए हैं, जैसे 5 के नहीं आए, तो गुणा करने पे हमें यहाँ पे 3 बनाने के लिए एक बार गुणा कर दें 5 से तो उत्तर 5 हो गया। अब अगर भाग करने की बात हो तो यानी ये 5 हम गायब करना है, जो 5 के मल्टीपल्स हैं 2 बार आया है, इसको गायब करना है, तभी तो हमारा 11 × 11 आएगा तो वो पूर्ण घन बन पाएगा। तो 5 आया कितनी बार है, 2 बार, तो 5 × 5 कितना हो गया, 25। यानी अगर ये पूछता कि कितने से भाग करें कि ये संख्या पूर्ण घन बन जाए तो उसका उत्तर होता 25। बस 2 ही टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, कितने से भाग करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, और दोनों हमने बता दिए, जबकि इसमें पूछा सिर्फ एक गया था। इसी तरह से नंबर दिया होगा, बोल देंगे यही नंबर मान लीजिए कि कितने से इस संख्या को गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी आ गई बात पूर्ण वर्ग की, तो वर्ग में किसी भी नंबर के 2 बार फैक्टर आने चाहिए। जैसे 5 यहाँ 2 बार है यानी पूर्ण वर्ग बन गया, ये 2 बार का तो ये एक बन गया, लेकिन ये अकेला बचा तो 11 अकेला बचा 11। अब अगर इसको गुणा करने के बाद आ रहे तो एक बार 11 और आ जाए, यानी अगर 11 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और डिवाइड करने की बात हो तो भी 11 से डिवाइड करने पर, क्योंकि इसमें हमें 2 ही रखने हैं, ये 3 बार है तो 1 हटा देंगे, तो 1 ही हटाना है, 1 ही से गुणा करना है। स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो नंबर आया है या तो वो 2 बार आया होगा तब तो उसको टच नहीं करना, 1 बार आया तो 1 बार गुणा कर दो या 1 बार भाग कर दो। अब 3 बार आया तो 1 तो पेयर बन गया, 2 का 1 बचा, वो पेयर में आया 2 बार 4 बार 6 बार तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर का काम कर रहा है। 3 बार आया 5 बार आया तो पेयर हटाने के बाद जितना बच रहा है तो वो 1 ही बचेगा, या तो हम 1 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे या 1 बार डिवाइड करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ 5 2 बार आया था, घन बनाने के लिए 2 बार 5 आया तो 1 बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 बार 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए
आइए अब देखते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है कि 16 स्टूडेंट हैं, कोई एक मासिक मंथली टेस्ट हुआ है, 16 स्टूडेंट्स हैं और उनके जो प्राप्तांक हैं यानी जो उन्होंने स्कोर किया है एग्जाम में वो गिवन है। दो बार 2 लोगों को 0 आए हैं, 2 लोगों के 2 आए हैं और 3 कुछ बच्चों के आए हैं, 3 आए हैं 3 बच्चों के, 4 1 का है और 5 4 बच्चों के आए हैं। इसके बाद 6 2 बच्चों के हैं, एक बच्चे का 7 आया, एक बच्चे का 8 आया है। ठीक है, तो इसका बहुलक पूछा गया है, बहुलक। ठीक, बहुलक मतलब मोड, बहुलक को मोड बोला जाता है, बहुलक या मोड। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बस इसके बारे में अगर आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा तो इसको आप देखते ही देखते कर पाओगे, नहीं पढ़ा है तो बड़ा मुश्किल लगेगा, क्या बड़ा पूछ दिया बहुलक। तो इसमें देखो ये सिर्फ इतना करते हैं, ये कितनी बार आया 2 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 1 बार, ये 4 बार, ये 2 बार, 1 बार, ये 1 बार। सिर्फ इतना देखते हैं, छोटा है नंबर बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं, 0 है माइनस में है कुछ भी है, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया है या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मोर है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 5 है जो सबसे अधिक 4 टाइम्स आया है, तो इसका बहुलक या मोड क्या हो जाएगा 5। बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये 16 स्टूडेंट थे और उनका जो मार्क्स आए हैं 10 मार्क्स होगा, आई थिंक मैक्सिमम मार्क 10 का होगा, तभी 8 तक आए हैं। बहुत से बच्चों के 0 भी आए हैं, कुछ के 1, किसी 2 3। तो बहुलक निकालने का ये तरीका होता है, नंबर जो लिखे हैं उसमें सिर्फ ये काउंट करना होता है कौन सा नंबर सबसे अधिक बार इसमें आया है, वही बहुलक हो जाता है। अब चलिए बहुलक की बात आई है तो इसी क्वेश्चन में हम बता देते हैं। अगर बोला जाता माध्य बताओ, माध्य औसत, ठीक है, इसको बोलते हैं मीन और इसको बोलते हैं एवरेज। लेकिन अगर ऐसे सीरीज के फॉर्म में दिया है तो इनका दोनों का आंसर एक ही रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, नंबर जितने हैं 16 तो वो तो 16 में लिख देते हैं। अब जितने नंबर दिए सबको प्लस कर लेंगे, तो ये तो 0 है, 2 2 4 3 7 3 10 3 13 4 17 5 22 5 27 5 32 5 37 6 43 6 59 7 56 8 64 64 आ गया। और इसको 64 को 16 से भाग करेंगे, कितना आ गया 4। तो यही इसका मीन हो गया या माध्य हो गया और यही इसका औसत या एवरेज हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक, क्लियर। अब एक चीज हो गई, एक और बची। इसमें अगर बोला जाता है इनकी माध्यिका पता करो, माध्यिका जिसको मीडियन बोलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया है तो इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको सीख लेने चाहिए। माध्यिका में क्या कहता है, एन आपका 16 है, इवन नंबर है 16। ठीक है, इवन मतलब ये 16 सम संख्या है। तो इसके लिए जानते हैं क्या करते हैं, हाफ एन अपॉन 2 टर्म प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1th टर्म की वैल्यू। ठीक, एन हमारा जैसे 16 है तो 16/2 क्या हुआ 8th। अब 8 नहीं लिखना, हमको यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे क्या आया, ये तो हाफ ऐसे लिख दो 4 प्लस ये 4 प्लस n/2 प्लस 1, तो 8, ये n हमारा 16/2 और 16/2 8 और 8 प्लस 1, ये 1 यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो 8 यहाँ तक आया तो ये हमारा 9 टर्म लिखना है।
16, n हमारा 16, 16/2, 8th टर्म आया। तो यहाँ से हमने गिनना शुरू किया, जो 8वें नंबर पाया वो लिख लिया। फिर n/2 + 1 पद का मान, तो 8 + 1 9, 9वें पर क्या आ रहा है 5, तो ये लिख लेंगे। तो ये हो गया 4 + 5 9, 9/2 = 4.5। तो ये इसकी हो गई मीडियन यानी माध्यिका। तो इसमें एक क्वेश्चन सिर्फ बहुलक का पूछा गया था, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपसे बहुलक ही पूछा जाए, माध्यिका पूछ सकते हैं, माध्य पूछ सकते हैं, औसत पूछ सकते हैं। हालांकि औसत का वीडियो हमारे चैनल अननोन टू नोन पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत से टिकी क्वेश्चन मैंने उसमें बताए हैं, एग्जाम से रिलेटेड जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं बहुत ही आसान ट्रिक के द्वारा बताए गए हैं, उसको एक बार जरूर देख लें। अब ये क्वेश्चन है, एक अधिवर्ष में अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बताओ या क्या होगी। ठीक, अधिवर्ष मतलब होता है लीप ईयर। क्लियर। जो हमारा साधारण वर्ष होता है या सिंपल ईयर, साधारण वर्ष, उसमें दिन होते हैं 365। जो अधिवर्ष होता है ये हर चौथे वर्ष आता है और इसमें दिन हो जाते हैं 366। जब फरवरी हमारी 29 दिन की होती है तब उसको हम अधिवर्ष बोलते हैं। जैसे इस सन हमारा 2022 चल रहा है, अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये अधिवर्ष होगा, नहीं हो रहा है तो साधारण वर्ष। और पूरा डिवाइड नहीं करना, केवल आखिरी के 2 अंक करना है। 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो 2022 था इसमें फरवरी 28 दिन की रही थी, तो वो साधारण वर्ष था। उस वर्ष ये जो हमारा 2022 चल रहे हैं पूरे वर्ष में 365 दिन होंगे। अधिवर्ष 2023 में भी 365 ही रहेंगे, कि अगर यहाँ 23 लिख लोगे वो भी 4 से नहीं कटेगा। जब 2024 लिखोगे 24 4 से कट जाता है तो वो हो जाएगा आपका लीप ईयर यानी अधिवर्ष, तो उसमें 366 दिन हो जाते हैं। अब इसकी ज़रूरत यहाँ क्यों पड़ रही है, 53 रविवार। जब 365 दिन होता है, 353 रविवार, तो उसमें जानते हो हर दिन 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, ये किसका हो गया, जब 365 दिन का वर्ष होगा यानी साधारण वर्ष। और जब 366 दिन का हो जाता है 366 का, तो 52 सप्ताह यानी 52 वीक प्लस 2 दिन या 2 डेज। ठीक, अब इसमें पूछा गया 53 रविवार होने की, 53 सोमवार होने की। जरूरी नहीं कि रविवार पूछा जाए, आपसे रविवार पूछा जा सकता, सोमवार मंगल, जितने 7 दिन हो सकते हैं, किसी के बारे में पूछा जाए तो उसकी प्रायिकता 2/7 होगी अधिवर्ष में, और साधारण वर्ष में 1/7 होगी। क्योंकि जब 7 सप्ताह हैं सारे दिन तो 52 बार आएंगे। 52 सप्ताह प्लस 1 दिन का मतलब क्या होगा, सारे दिन 52 बार आएंगे। एक दिन जो होगा वो 53 बार आएगा। क्यों, जिस दिन से वर्ष शुरू होगा वो 53 बार आ जाएगा साधारण वर्ष में। तो वो एक ही दिन ऐसा होगा, तो एक और सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7, तो उसकी प्रायिकता 1/7 हो गई। जब अधिवर्ष होगा 366 दिन होंगे, तो 52 तो सप्ताह हो गए, 52 दिन तो 52 बार तो हर दिन आएगा, लेकिन 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आए होंगे। अगर मान लो दिन वर्ष सोमवार से शुरू हो रहा है तो सोमवार 53 बार आएगा और मंगल 53 बार आएगा। तो अगर रविवार से शुरू हो रहा है तो रविवार 53 बार होगा, सोमवार 53 बार होगा। तो उसकी प्रायिकता 2/7 हो जाती है 53 बार आने, क्योंकि 2 दिन ऐसे हो जाते हैं अधिवर्ष में जो 53 बार आते हैं, तो उसकी हो गई 2/7 प्रायिकता। तो ये आपका उससे क्वेश्चन रिलेटेड था। हालांकि ये आपका अधिवर्ष लीप ईयर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो ये रीजनिंग में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। देखिए ये है, यदि किसी व्रत के
ये वृत्त है, ये केंद्र है। वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास बताना है। ये लिखा है वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा या कितना होगा या बताओ। ठीक है, देखिए जैसे सेंटर है आपका ओ ले लिया आपने, ये दूरी हो गई, ये जीवा को बोलते हैं कॉर्ड। इसको आप चाहे तो इंग्लिश में ले लें कॉर्ड या चार्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा। और व्यास, जो व्यास बोला गया है, ये जैसे त्रिज्या हो गई आपकी, ये क्या हो गई रेडियस, और इसको बोलते हैं त्रिज्या। और जो व्यास होता है, व्यास को बोला जाता है आपका डायमीटर, व्यास होता है डायमीटर, और डायमीटर इक्वल टू होता है 2r, यानी व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो इतना ध्यान रखो, वृत्त की बेसिक चीज़ें अगर आपने पढ़ी होंगी, सेंटर से अगर जीवा पर ये डाला जाता है तो इसको समद्विभाजित करता है, ये 10 है तो ये इतनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। इस पर लिखा गया वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो ये 90 अंश होता है। ये मान लीजिए आपने ए बी था जीवा, और ये ले लिया सी, तो ए सी इक्वल टू हो जाता है ए बी अपॉन 2, यानी 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये रेडियस यानी त्रिज्या पता करनी है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ए ओ स्क्वायर, ये 90 के सामने वाला कर्ण या हाइपोटेनस होता है, तो कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग धन आधार वर्ग, या पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको पता करना है ए ओ का होल स्क्वायर। ये ओ सी दिया है आपका 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, और ये आया है आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए ओ स्क्वायर है, ए ओ होल स्क्वायर। तो ए ओ इक्वल टू जानते हैं क्या हो जाएगा, √169 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब ये आया क्या, ए वो हमारा क्या है त्रिज्या, यानी ये आर हो गई हमारे जो वृत्त की या सर्किल की रेडियस हो गई। अब डायमीटर हमें यानी व्यास पता करना, तो क्या हो जाएगा 2 × r, यानी 13 × 2 सेंटीमीटर, यानी 26 सेंटीमीटर। तो ये हो गई इसकी। ये गलत फहमी में अगर कोई हो कि मैथ में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक या अंकगणित के क्वेश्चन आते हैं, तो अब पैटर्न बदल चुका है। आपको ज्योमेट्री भी करनी होगी, आपको अलजेब्रा भी करना होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी भी करनी होगी। तो सारी चीज़ें पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है। आज के वीडियो में जो कुछ आपके सीटेट के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। इसका कोई चार्ज नहीं है, टोटली फ्री है, निःशुल्क सुविधा है आपके लिए। आप वीडियो देखें, इसका लाभ उठाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए यूज़फुल है,
तो हमारे वीडियो को सिर्फ लाइक करना है और हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।